रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक इलाका जिसका नाम शाहाबाद मारकंडा, और वहां पर एक छोटी सी लड़की ने तकरीबन 15 साल पहले एक सपना देखा, और अब भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम का ओलंपिक्स का सपना इनकी वजह से सच होने की कगार पर है। तकरीबन 1 साल दूर है। रानी रामपाल ने एक बहुत छोटी सी उम्र में एक छोटी सी एकेडमी में शुरुआत की और अब बन पाई है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन। और एमएचआरडी और फिट इंडिया मूवमेंट की वजह से आज हम सबको मौका मिल रहा है फिट इंडिया टॉक्स पर हमारी कैप्टन से बात करने का। रानी रामपाल इज विद अस टुडे। रानी, ये शाहबाद मारकंडा की हवा और पानी में ऐसी क्या खासियत है कि वहां से इतने सारे चैंपियंस हिंदुस्तान को मिलते रहते हैं? यस, डेफिनेटली आई थिंक यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स निकले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्लेयर्स किसी भी मिट्टी पे तैयार हो सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए उनके अंदर, वो काम करने का, मेहनत करने का। और कोचेस के अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमें कैसे बच्चों के साथ हार्ड वर्क कराना है बच्चों को। सो डेफिनेटली आई एम लकी कि मैं शाहबाद में पैदा हुई और यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो उनको देख के हमने भी ऐसे ही शुरू किया था कि शायद हम भी कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब 14 साल की उम्र में आपने इंडिया डेब्यू किया, 15 साल की उम्र में आपने वर्ल्ड कप खेला। आपकी कहानी को देखकर लगता है कि आप बड़ी जल्दी में थी। यस, डेफिनेटली मैंने काफी यंग एज में जो है वो हॉकी शुरू की थी। और हमारी जो एकेडमी थी उसमें भी यही होता था कि यंग एज में बच्चों को लिया जाता था ताकि उनके पास थोड़ा टाइम मिले उनको सीखने के लिए। और मुझे यंग एज में ही जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडियन टीम में खेलने की, कि मैं जो मिस्टर एम के कौशिक हैं वो मुझे नेशनल कैंप में बहुत यंग एज में लेके आए थे, नेशनल से सिलेक्ट करके। एंड वो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया एंड डेफिनेटली देन मुझे लगा कि मैं खेल सकती हूँ। एंड मुझे यंग एज में चांस मिला तो मैं शायद इसलिए कंटिन्यूअसली अभी तक खेल पा रही हूँ, और वो एक राइट टाइम था मुझे चांस मिलने का। रानी, वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ खास बनने के लिए बहुत सारी खास चीजें करनी पड़ती है, और मैंने सुना है कि आपके दिन की शुरुआत भी बहुत ज्यादा जल्दी होती थी। क्या कहानी है वो? यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो। और हमने भी किया है, बचपन से किया है। हमने अपना सारा बचपन जो है वो हॉकी को दिया है, और शायद इसलिए हम आज इस मुकाम पे हैं। और जब हमारी जो बच्चों की उम्र होती है कि गलियों में खेलते हैं या कुछ, हमने उस टाइम पूरा हॉकी पे पूरा फोकस किया। एंड डेफिनेटली हमारा जो दिन है वो सुबह 4 बजे शुरू होता था कि हम 4 बजे उठते थे। एंड उसके बाद 4:30 4:45 तक हमें घर से निकलना है, क्योंकि 5 बजे ग्राउंड का टाइम होता था। और चाहे कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टाइम फिक्स था कि हमें उसी टाइम पे जाना ही जाना है। और आप कभी मतलब मिस नहीं कर सकते ग्राउंड ना। तो काफी स्ट्रगल तो था कि उसके बाद स्कूल जाना है आपको, एंड स्कूल से फिर वापस फिर शाम को ग्राउंड में। तो काफी हेक्टिक रहा काफी सालों तक, लेकिन शायद उस हार्ड वर्क का रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है कि हम अभी लाइफ में बहुत रफ एंड टफ हैं। और ये सुबह 4 बजे शुरुआत करना, फिर रात को 10-11 बजे जाकर सोना, ये आपने सातों दिन तकरीबन 14-15 साल किया, राइट? यस, बिल्कुल 14-15 साल तक हमने कंटिन्यूअसली ये किया है कि सुबह 4 बजे उठना है, और उसके बाद वहीं से हमें ट्रेनिंग के बाद स्कूल की ड्रेस चेंज करके हमें स्कूल जाना है। और स्कूल के बाद वहीं से कपड़े चेंज करके ग्राउंड के फिर हमें एकेडमी जाना है खेलने के लिए। सो काफी सालों तक हमने कंटिन्यूअसली किया, जब तक हम इंडियन टीम में नहीं आए। हम उस टाइम तक हम यही सब करते थे। तो हमारा जो माइंड भी है वो हमारा सिर्फ दो ही चीजों में रहता था कि हमें पढ़ाई करनी है या फिर हमें हॉकी खेलना है। लेकिन ये 4 बजे उठकर देर रात को फिर सोने वाली कहानी कितने लंबे समय तक चली आपकी? काफी सालों तक चली है, आई थिंक 14-15 साल हमने यही काम किया है कंटिन्यूअसली कि हम सुबह 4 बजे उठना है। ये मैटर नहीं करता कि ठंड है, गर्मी है, बारिश है, लेकिन हमें वही रूटीन थी हमारी कि हमें उठना है और हमें 4:45 तक हमें ग्राउंड पे पहुंचना है, बिकॉज हम 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते थे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था ग्राउंड का ना।
एंड उसके बाद वहीं से हमें ड्रेस चेंज करके स्कूल जाना है, एंड स्कूल के बाद वहीं से ड्रेस चेंज करके हमें फिर एकेडमी जाना है खेलने के लिए। सो काफी हेक्टिक था स्केड्यूल, और शायद हमने दो ही चीजों पे हमारा सिर्फ फोकस रहता था कि हमें या तो पढ़ाई करनी है या सिर्फ हमें हॉकी खेलना है। इसके अलावा हमें उस टाइम मतलब इतने साल तक हमें कोई दुनियादारी का इतना कुछ पता नहीं था कि और क्या चल रहा है बाकी। सिर्फ एक वही जुनून था कि हमें कुछ हॉकी खेल के करना है। तो सातों दिन तकरीबन 14-15 साल तक इस तरह का रूटीन, और छोटी उम्र में बच्चे थक भी जाते हैं, तो कभी आपको ऐसा मन में नहीं आया कि अब नहीं करना, अब बस ये छोड़ देना है, मुझसे नहीं हो रहा ये? नहीं, आप यंग एज में होते हो तो आपको थकावट वैसे कम फील होती है, क्योंकि आपको वो चीज़ों में मज़ा आता है खेलने में। बट हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो, एंड आपको पनिशमेंट वगैरह मिलती है, सो आपको लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, कि नहीं खेलना है। बट देन योर पेरेंट्स की आपको आप घर आके बोलते हो मुझे नहीं खेलना है, आपके पेरेंट्स फिर भी आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको खेलना ही है। कोई बात नहीं, टीचर्स तो ऐसे करते हैं, वो आपकी गलती पे आपको डांटते हैं। एंड देन काफी बार ऐसे लगा, लेकिन फिर यही होता था कि नहीं खेलना तो है, मतलब कि एक दिन छोड़ देंगे लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर हमें आएगा कि हमें खेलना है, तो बेटर है कि हम चले जाते हैं। तकरीबन 14-15 साल तक सुबह 4 बजे उठना, फिर हॉकी खेलना, फिर पढ़ाई, फिर हॉकी और फिर पढ़ाई, इसी तरह के मुश्किल स्ट्रगल से गुजर कर ये प्लेयर चैंपियन बनी है। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने एक मेंटल नोट किया होगा कि मुझे भी सुबह सुबह उठ के अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पर आपके माँ बाप का कोई इतना हॉकी से कनेक्शन था नहीं, तो उनको कन्विंस करने में कितना टाइम लगा, और आसपास के लोग क्या कहते थे आपको, सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तब ऑलरेडी एक माहौल बन चुका था यहाँ पे हॉकी का, कि लड़कियां बहुत सारी हॉकी खेलती थी। लेकिन मेरी फैमिली में अगर मैं देखूँ तो इतना ज्यादा पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे कि मैं खेलूं, बिकॉज थोड़ा सोसाइटी का जरूर प्रेशर रहता था कि पता नहीं लड़की है खेलेगी तो क्या होगा ऐसे करके। लेकिन काफी जिद के बाद वो मान गए कि ठीक है, मतलब मैंने भी बोला कि एक चांस मुझे दो, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा था कि वो काफी जिद के बाद वो माने, एंड मैंने हॉकी खेली। कई बार छोटी सी उम्र में जब इतनी मैच्योरिटी नहीं होती तो हम परफेक्शन का इंतजार करते हैं कि जब अगर ऐसे हालात होंगे तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, लेकिन आपने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। एक्चुअली मुझे लगता है लाइफ में कभी भी परफेक्ट सिचुएशन कभी भी नहीं आती किसी भी इंसान के लिए ना। डेफिनेटली हम सोचते जरूर हैं सबकी, शायद ऐसा होगा तब मैं ऐसे करूंगी, बट सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता लाइफ में, कि जो हम चाहते हैं वही हो लाइफ में। एंड तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मुझे लगता है किसी को भी लाइफ में परफेक्ट सिचुएशन की वेट नहीं करनी चाहिए, और जो भी सिचुएशन सामने है हमें उसको फेस करना चाहिए, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम सिचुएशंस दूसरी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम परफेक्ट टाइम की वेट करेंगे वो कभी भी नहीं आएगा। इवन अगर हम अभी स्टेज पे हैं, सबको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। सो हमें परफेक्शन चेज नहीं करनी चाहिए कि परफेक्ट टाइम आएगा तो करेंगे। टाइम सब अच्छा होता है, लेकिन हमारा जो नजरिया है उसके प्रति वो सही होना चाहिए। लेकिन रानी, बचपन में आपके परिवार के हालात इतने अच्छे नहीं थे, एक और हॉकी, दूसरी ओर पढ़ाई, शायद इतने पैसे भी नहीं होंगे, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? डिफिकल्ट तो था कि जैसे एक पुअर फैमिली से होके जब आप एक स्पोर्ट्स करते हो या स्टडी करते हो, डिफिकल्ट डेफिनेटली होता है आपके लिए। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, सो आपको बहुत सारे लोग लाइफ में मिल जाते हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं कहीं ना कहीं ना। अगर आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति और मेहनती हो, तो डेफिनेटली भगवान भी आपके रास्ते में कुछ ना कुछ लोगों को भेज देता है कि जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और मेरे साथ भी था ऐसे कि जैसे हम अकेडमी जाते थे तो हमारे काफी सारे प्लेयर्स थे या कोचेस थे जो हेल्प करते थे मुझे उस टाइम पे। एंड लेकिन घर में सिचुएशन बहुत खराब होती थी कि जैसे मैं बच्चों को कई बार लगता है कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, ऐसा नहीं होता। गरीबी हमें बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में करने के लिए। मेहनत करना हमें गरीबी से हम सीख सकते हैं। जैसे मेरे साथ भी था कि अ, एक सिचुएशन थी जब हमें ग्राउंड में बोला जाता था कि हमें 500 ग्राम दूध लेके आना है, और
लेकिन मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी उतना। और इवन पता था कि वो दूध मुझे ही पीना है, बट स्टिल उसमें क्या होता था कि 100 ग्राम दूध डाल के 400 ग्राम्स पानी डाल के वो पीना। देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद हम अपने आप से ही चीट कर रहे हैं, बट ये था कि ठीक है, चलो जो भी अफोर्ड करते हैं हमें उसके साथ हमें खेलना है, और एटलीस्ट जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं हमारे लिए। ये बहुत कमाल की स्टोरी है और आई एम श्योर ये सुनकर फिट इंडिया टॉक्स जो देख रहे हैं एमएचआरडी और फिट इंडिया मूवमेंट की वजह से बच्चे, लाखों बच्चे इस एक जवाब से न जाने क्या अनलॉक हुआ होगा उनके मन में, और हो सकता है कि इन्हीं लाखों बच्चों में से हमारा अगला स्पोर्टिंग सुपरस्टार हमें मिल जाए। एक और बात, इक्विपमेंट, जूते, कपड़े, ये कैसे मैनेज किया आपने उन दिनों? हमारी एक्चुअली एकेडमी का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे जो बच्चों को है वो काफ़ी हेल्प दी जाती थी सीनियर प्लेयर्स की तरफ से या कोचेस की तरफ से, कि जो भी उस टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे प्लेयर्स, वो जो यंग बच्चे होते थे उनको हेल्प करते थे, और उसके बाद ऐसे-ऐसे वो कंटिन्यूअसली चलता रहा सिलसिला। और जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि अगर आप अच्छा खेलते हो, आप मेहनत करते हो और आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो आपको कोई ना कोई लाइफ में ज़रूर मिल ही जाता है हेल्प करने के लिए ना। आपके साथ वाले प्लेयर्स हो सकते हैं या कोई आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मे बी वो इतना अफोर्ड ना कर पाएँ, लेकिन किसी ना किसी ज़रिए वो फिर भी कर सकते हैं, आपके कोचेस हो सकते हैं। अ, लेकिन उसके लिए हमें पहले काम करना पड़ता है, ऐसे बिना काम किए हमें कोई हेल्प नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि हमें बचपन में जैसे ग्राउंड से हॉकी स्टिक या शूज़ वगैरह जो है वो मिल जाते थे कि जो बच्चा अच्छा खेलता था कुछ। लेकिन कई बार हम बचपन में इमेच्योरिटी की वजह से बहाने बनाते कि नहीं, अगर मुझे नई महंगी वाली स्टिक मिलेगी तो ही मैं खेलूंगी या खेलूंगा, मुझे बड़ा इक्विपमेंट चाहिए महंगा वाला। आपके पास तो ऐसी कोई बहानेबाजी का स्कोप ही नहीं था और आपने कभी ऐसा किया भी नहीं। एक्चुअली वो सब चीज़ें वो बच्चे करते हैं जिनको पता हो कि उनकी फैमिली से जो भी वो मुँह से माँगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन हमारे सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि अ, ठीक है, हर पेरेंट्स चाहता है कि वो जो अफ़ोर्ड कर सके वो अपने बच्चे के लिए करे, लेकिन हमारी सिचुएशन में हम खुद इतना सोचते थे कि हमें पेरेंट्स से वो सब चीज़ें नहीं माँगनी जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि उनके लिए वो प्रॉब्लम है, अगर हम उनसे बोलेंगे कि हमें इतनी महँगी स्टिक चाहिए तो वो कहाँ से ला के देंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे महँगी स्टिक, जिसको प्लेयर बनना है वो थोड़ा कम पैसे वाली स्टिक से भी खेल के बन जाएगा, और डेफ़िनिटली जब आप बन जाते हो उसके बाद आप किसी भी स्टिक से खेल सकते हो। जी बिल्कुल, आपने कहीं पे कहा था कि जिसको सीखना होता है सीख ही लेता है, चाहे स्टिक टूटी फूटी हो कैसी भी हो। हाँ जी। लेकिन अब तो हालात काफी बेहतर हैं, अब आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच है, फिट इंडिया मूवमेंट की वजह से काफी कुछ बदला है, तो अब के सिनारियो को आप किस तरह से देखती हैं? अ, हाँ जी, अभी काफ़ी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया पहले से, बिकॉज़ पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, और स्पेशली जैसे अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने जो ये फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, लोगों के अंदर इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। बिकॉज़ फिटनेस सिर्फ़ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल जो देखा जाता है कि इतने सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन के कारण बहुत सारे ऐसे स्टेप लेते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज़ जब हम मेंटली या फिज़िकली फिट नहीं होते तो हमारे दिमाग में डेफ़िनेटली नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जो हमें कहीं न कहीं गलत रास्ते पे लीड करती हैं। आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया, और स्पेशली जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें जो ज़ूम मीटिंग के द्वारा या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनको सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से इंटरैक्ट कराना, रोज़ बात कराना। वो बहुत उस चीज़ ने लोगों को हेल्प किया है, और आई थिंक उससे काफ़ी बच्चे भी इंस्पायर हुए हैं कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था इस लॉकडाउन के पीरियड्स में। तो बच्चों ने डेफ़िनेटली उनको सुना होगा, और कोई ना कोई बच्चे ज़रूर उसमें इंस्पायर होते हैं, एंड वो अपने पेरेंट्स को फिर बोलते हैं कि शायद हमें भी स्पोर्ट्स करना चाहिए। पेरेंट्स देखते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि हमें भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराना चाहिए। ये शो फिट इंडिया टॉक्स इस समय लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स, कोचेस, टीचर्स, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और एक चीज जानने में बड़ी दिलचस्पी है लोगों को कि रानी जब बचपन में फिटनेस करती थी तो कैसे होता था, और अब एज इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन उस फिटनेस रिजीम में क्या फर्क पड़ा है तब और अब में? जब पहले थे अकेडमी में तब बच्चे होते थे, उतनी हमें अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों की कि फ़िटनेस की क्या इम्पोर्टेंस है। जस्ट एक जुनून था हॉकी खेलने का कि हॉकी खेलनी है, लेकिन उस टाइम पे जो एक कोच होते थे, मतलब वही सब कुछ होते थे, वही ट्रेनर, फिजियो, डॉक्टर, वो
वही सब कुछ कराते थे। लेकिन आजकल तो अलग-अलग एक्सपर्ट्स आ गए कि कोच अलग होता है, फिटनेस ट्रेनर अलग होता है, डॉक्टर, फिजियो वो अपना काम करते हैं। लेकिन बचपन में ये था कि जस्ट फिट रहना, कि बस एक ही चीज़ पता होती है कि खेलने के लिए मोटा नहीं होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं होता था कि हमें बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए खेलने के लिए, हमें कितना फिज़िकल गेम है हमारी। लेकिन अभी क्या होता है, एज़ प्रोफेशनल एथलीट हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं अभी, एंड हम सीखते भी हैं कि एक प्रोफेशनल एथलीट हम कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। जैसे हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना पड़ता है कि हमें अपनी बॉडी की जो बॉडी मसल की स्ट्रेंथ है, वो डेली हमें करनी है, बिकॉज़ बहुत सारी इंजरीज़ आती हैं स्पोर्ट्स में। पहले इंजरीज़ के बारे में इतना पता नहीं होता था बचपन में। डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप कुछ गलत नहीं खा सकते, उससे आपकी फिटनेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और स्पेशली हॉकी इतनी स्पीडी गेम होगी जहाँ पे आपको रिकवरी बहुत ज़रूरी है एक मैच के बाद। तो खाने-पीने में बहुत ध्यान दिया जाता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो पहले नहीं पता होता था। तो पहले ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो खाना बहुत पसंद थी और खा भी पाते थे और अब वही चीज़ें आप नहीं खा पाते हो? पहले तो बचपन में ऐसे होता था कि इवन कोचेस भी बोलते थे एंड पेरेंट्स भी कि जो मिलता है वो खा लेना चाहिए प्लेयर्स को, इतना नहीं सोचना चाहिए खाने के लिए। अगर आप मेहनत करते हो ग्राउंड में दिन-रात तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। अ, और उस टाइम होता भी था कि स्कूल जाना है, मतलब ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो आप कुछ भी जो मिलता था आप खा लेते हो, और आपको पता नहीं होता कि आपको क्या नहीं खाना। मतलब ये होता था कि बस मोटे नहीं होना, अदरवाइज़ सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी ये ऐसा है कि हमें मतलब बताया जाता है कि हमें मीठा नहीं खाना है, बिकॉज़ मीठे से बहुत बॉडी में फैट आता है, तो आपके रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं। एंड ऑयली फूड है वो नहीं खाना चाहिए हमें, जंक फूड होता है वो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारी फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है हमारी। सो ये सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना, हमें ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान देना, बिकॉज़ हमारा जो मसल का वियर एंड टियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ट्रेनिंग के बाद, मैचेस के बाद। सो अभी काफ़ी चेंज आ गया और काफ़ी कुछ हमने बट ये सब चीज़ें आपको मैच्योरिटी के साथ आती हैं, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जहाँ से बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस मिल जाती है। फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स में सब कुछ पता चल जाता है, और आजकल वैसे भी पेरेंट्स भी काफ़ी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो उनको भी पता रहता है। पहले वो सब चीज़ें इतना नहीं होती थी। अब ये बात तो आपने बताई कि बहुत कड़ी मेहनत करती थी, घंटों तक प्रैक्टिस होती थी, सोना कम होता था, खाना-पीना जो मिल जाए कर लेते थे। लेकिन पनिशमेंट तो मिलती थी गलती करने पर, लेकिन जब आप अच्छा करती थी, बड़ा गोल मारे, कमाल का गोल मारे, तो रिवॉर्ड मिलता था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मिलता था, और आई थिंक हर टीचर या कोच भी ऐसा ज़रूर करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि उसको उसकी गलती पे ज़रूर डाँटते हैं, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करता है उसको एप्रिशिएट भी करते हैं, और आई थिंक वो एक अच्छा एक टीचर होने का निशानी होती है। और सो हमारे साथ भी ऐसे होता था कि हम कुछ गलती करते थे, हमें पनिशमेंट भी बहुत मिलती थी, लेकिन अगर कुछ अच्छा करते थे तो डेफ़िनेटली हमें एप्रिशिएशन भी मिलती थी कि हमने कुछ अच्छा किया है, जिससे हमें एक और मोटिवेशन मिलती थी कि हमें नेक्स्ट डे और अच्छा करना है। रानी एक और हॉकी का प्रेशर, लेकिन दूसरी ओर पढ़ाई का भी तो प्रेशर था, तो वो कैसे मैनेज किया आप? यस, काफ़ी मुश्किल था दोनों चीज़ों को मैनेज करना साथ-साथ में, लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता था कि स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, ब देखा जाता है कि बोलते हैं कि ठीक है, खेल लो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस खेल लो, पढ़ाई कोई नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद बचपन से यही सिखाया है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप नहीं भी बाय चांस इंडिया के लिए नहीं खेल पाते हो, आप स्पोर्ट्स शुरू करते हो, और ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा जो स्पोर्ट्स शुरू करे, वो हर बच्चा इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेगा। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्लेयर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे साथ-साथ में, तो आपके पास और भी रास्ते होते हैं फिर कि आप लाइफ में कुछ और कर सकते हो, और अच्छी स्टडी साथ में करने से आपको जो वो गेम में भी हेल्प मिलती है उससे, बिकॉज़ आपकी गेम अवेयरनेस जो है, गेम इंटेलिजेंस ही है, वो डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ों में हेल्प होती है। और हमें तो बचपन से यही सिखाया कि स्टडी मस्ट है। अगर हमारे साथ भी ऐसे होता था कि अगर हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे, तो हमें हॉकी भी नहीं खेलने दी जाएगी। तो हमें वो था कि हमें पढ़ना भी अच्छा है, और तभी हम हॉकी खेलते थे।
रानी, लोग अक्सर कहते हैं कि किसी भी प्लेयर को खास प्लेयर बनाने में या बड़ा प्लेयर बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है। सोलो शो कभी नहीं होता, वन मैन या वन वुमन शो कभी नहीं होता। और फिट इंडिया टॉक्स के इस शो को ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स, कोचेस और टीचर्स भी देख रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? यस, डेफिनेटली एक प्लेयर को बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और जितने भी कोचेस, टीचर्स या पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, मेरा सबसे उनको यही है कि आप स्पोर्ट्स का सबसे एक जो बेसिक चीज है कि आप बच्चों को यंग एज में स्पोर्ट्स में डालें। अगर आप जितनी यंग एज में बच्चों को स्पोर्ट्स में डालोगे, उनके पास लर्निंग पीरियड ज्यादा होगा। अगर हम 5 साल के बच्चों को जैसे अगर स्पोर्ट्स में हम डालते हैं, तो 2 साल बच्चे का एटलीस्ट इंटरेस्ट बनने में लग जाता है कि उसको कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है। अगर वही हम बच्चे को 9-10 साल की उम्र में डालेंगे, हमें लगता है कि 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, हम नहीं डाल सकते, लेकिन जब वो बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है तो उसको तभी इंटरेस्ट आना शुरू होता है। घर में बैठ के बच्चों को कभी इंटरेस्ट नहीं आता अकेले खेल के। सो सबसे बड़ी एडवाइस उनको यही है कि यंग एज में बच्चों को डालें स्पोर्ट्स में। एंड बच्चों की आजकल जो देखा जाता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बिकॉज बच्चों के साथ हमें फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए ताकि वो अपनी हर बात अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कर सकें, ताकि लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो बता सकें उनको। एंड उनको मैक्सिमम सपोर्ट करें, बिकॉज बच्चों को सपोर्ट की जरूरत होती है। समटाइम्स क्या होता है लाइफ में, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक पर्सन भी उसको सपोर्ट करने लग जाए तो वो बहुत बड़ी चीज होती है एक बच्चे के लिए। सो आप अपने बच्चे के लिए मैक्सिमम एक पॉजिटिविटी उसको दें, ताकि उसको वो भी आपको एक पॉजिटिविटी रिटर्न करे। तो शाहबाद में जिस लड़की ने छोटी सी उम्र में पहली बार हॉकी स्टिक पकड़ी, वो 2020 जनवरी में बनी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। लंबा सफर, इतना बड़ा खिताब, आप पहली इंडियन और दुनिया की पहली हॉकी प्लेयर बनी जिन्हें ये अवार्ड मिला। तो वो मोमेंट कितना खास था? क्या आप इन अवार्ड्स के बारे में ज्यादा सोचती हैं? क्या फर्क पड़ता है आपकी साइकी पर उसका? अब मैं ज्यादा सोचती नहीं है वोट्स के बारे में, बिकॉज मेरा यही रहता है कि मुझे जस्ट हार्ड वर्क करना है, और मेरा जो काम है वो मुझे अपने एक परफेक्ट तरीके से करना है, ताकि ये सब चीजें फिर आपको बाद में फॉलो करती हैं। ये भी था कि हाँ, ये सफर बहुत लंबा था, कि मैंने बहुत साल लगे ये चीज में पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप डेफिनेटली ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते हो और आपका दिल साफ होता है, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। और जब आपको कुछ मिल जाता है लाइफ में, उसके बाद भी आप डाउन टू अर्थ रहते हो, काइंड रहते हो, तो आपको डेफिनेटली सब चीजें फॉलो करती हैं। सो मेरा भी यही है कि एंड स्पेशली मैं उन सब लोगों को इसके लिए बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए बहुत दिल से वोटिंग की एवरी डे। सो आई थिंक वो भी इस शो को जरूर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। सो आई थिंक ये इंडिया का वोट था, बिकॉज इंडियन जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग की, जिसकी वजह से मैं ये अवार्ड जीत पाई। ये जो लाखों बच्चे देख रहे हैं, आपके सभी फैंस हैं आपके, और मान लीजिए उनमें से कोई बच्चा आपके पास आकर कहे कि मैम, आपकी आपकी इलेक्ट्रिक स्पीड, गजब का फुटवर्क, आपका स्टिक वर्क, आप फॉरवर्ड भी खेल लेती है, मिडफील्ड भी खेल लेती है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आपका गोल्डन मंत्र क्या होगा उनके लिए? मैं उनको यही बोलूंगी कि आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं आप मेरे जैसा कर सकते हो, आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, बिकॉज हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है काम करने की। एंड डेफिनेटली हर बच्चे में टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को हमें ढूंढना पड़ता है कि उसमें किस चीज का टैलेंट है। एंड लेकिन मेरी उनको सिर्फ एक ही मेरा मंत्र रहेगा कि आप लाइफ में ईमानदारी के साथ मेहनत करो, आपका जरूर हर सपना साकार होगा जो आपको लाइफ में आप पूरा करना चाहते हैं। इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें आपने की रानी रामपाल, और हो सकता है कि जो लाखों बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनमें से हमें मिल जाए फ्यूचर इंडियन सुपरस्टार। कौन जाने कि आपने कितने बच्चों के दिमाग में कितनी सारी इंस्पिरेशनल बातें आज डाली हैं। बड़ी दिल खोल के आपने बातें की, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप चैलेंजेस का हमेशा डटकर सामना करती है। एक और चैलेंज आपके लिए है, रैपिड फायर। तैयार हैं आप? यस। Right, so Indian hockey team की captain Rani Rampal तैयार for the rapid fire. Here we go. First question. Favorite subject in school? इंग्लिश। Favorite movie? वीजारा। Indian team की best striker? नवनीत। Indian team में सबसे गुस्से वाली player?
नवनीत। मूवी, ओके। फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। ओके, अक्षय कुमार की फेवरेट फिल्म? गोल्ड। ओके, फेवरेट गाना? दिल दौलत है तेरी। ये पंजाबी गाना है? यस। फेवरेट पंजाबी सिंगर? गुरदास मान। देश का सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी? मैरी कॉम। ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर ना होती तो कौन सा स्पोर्ट खेलती? मे बी बैडमिंटन। राइट, थैंक यू सो मच रानी। ओलंपिक्स का दरवाजा जो आपने खोला है, इस साल नहीं तो अगले साल आप इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को लेकर जाएंगी ओलंपिक्स। 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला और अब 26 साल की उम्र में होंगी ओलंपिक्स में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन। थैंक यू सो मच रानी। फिट इंडिया टॉक्स का ये प्रोग्राम जो एमएचआरडी और फिट इंडिया मूवमेंट की वजह से हम सबके सामने आया, और आपकी वजह से, आपकी बातों से लाखों बच्चों को इतनी इंस्पिरेशन आपने दी, इसलिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द ओलंपिक्स। गेट अस द गोल्ड। थैंक यू।